अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसनैन ख़ान है और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ। प्लास्टिक सर्जरी से मेरा ताल्लुक़ पिछले 15 साल से है, जिनमें से आखिरी 7 साल यानी जुलाई 2015 से अब तक मैं एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी काम कर रहा हूँ। प्लास्टिक सर्जरी मेनली 3 तरह की डोमेन्स का नाम है: कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड बर्न्स। कॉस्मेटिक सर्जरी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इंसान की खूबसूरती का ऑपरेशन है। इसमें चेहरे की खूबसूरती की अगर बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट, ब्रो लिफ्ट, फेस लिफ्ट, इसी तरह नाक के लिए नोज़ जॉब या नेक रिंकल्स के लिए नेक लिफ्ट प्रोसीजर है। इसके अलावा नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि बोटॉक्स, फिलर्स, लेज़र्स और थ्रेड लिफ्ट और फैट ग्राफ्टिंग शामिल है। ब्रेस्ट रीशेपिंग सर्जरी, लाइपोसक्शन और टमी टक भी ऐसे प्रोसीजर हैं जो एक कॉस्मेटिक सर्जन करता है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मेनली रिकंस्ट्रक्शन है इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से की जहाँ पे डिफ़ॉर्मिटी हो, जैसा कि पैदाइशी डिफ़ॉर्मिटी होती है, या ज़ख़म बन जाए जैसा कि कैंसर सर्जरी के बाद होता है, या ऐसे मरीज़ जिनमें चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। पोस्ट बर्न रिकंस्ट्रक्शन या जो मरीज़ फ़ौरन जले हुए हैं उनके ट्रीटमेंट भी एक प्लास्टिक सर्जन करता है। तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ था प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में। आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है कॉस्मेटिक सर्जरी के 3 डिफरेंट प्रोसीजर्स: फैट ग्राफ्टिंग, माइक्रो नीडलिंग एंड थ्रेड लिफ्ट। तो ये 3 डिफरेंट प्रोसीजर हैं जो चेहरे की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनको नॉन सर्जिकल प्रोसीजर कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले अगर स्टार्ट करें फैट ग्राफ्टिंग से। फैट ग्राफ्टिंग का मतलब ये है कि फ़ैट एज अ फिलर यूज़ किया जाए इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से में। अब इसकी इंडिकेशन क्या है और किन मरीज़ों में किया जाता है? ऐसे मरीज़ जिनको एजिंग प्रॉब्लम है, जो बुढ़ापे की वजह से जो है ना रिंकल्स बन जाते हैं या चेहरे पे मुख्तलिफ गड़े बन जाते हैं, उनको फिल करने के लिए फ़ैट ग्राफ्टिंग यूज़ होती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि नेज़ोलेबियल फोल्ड है, ये जो नाक से लेके चेहरे तक डिप्रेशन है, इस जगह को डिप्रेशन हो जाए इसको फिल करने के लिए फ़ैट ग्राफ्टिंग यूज़ होती है। माथे पे डिप्रेशन हो जाए, लेकिन फ़ैट ग्राफ्टिंग ज़रूरी नहीं बुढ़ापे की वजह से, चेंजेस की वजह से भी हो। कुछ यंग पेशेंट होते हैं जिनमें फ़ैट की डेफिशिएंसी है किसी हिस्से में और वो प्रॉपर ग्लो और एलिवेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जिस्म का वो हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ जाए और उसमें ग्लो पैदा हो जाए और शाइन आ जाए, उसमें भी फ़ैट ग्राफ्टिंग की जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि फ़ैट ग्राफ्टिंग के 3 डिफरेंट हिस्से होते हैं और उनकी हर एक ही डिफरेंट की इंडिकेशन होती है कि इन पेशेंट में क्या किया जाता है। फ़ैट बेसिकली आपके इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद होती है और जो एक्सेस में होती है वो पेट के अंदर, कूल्हे के अंदर या थाई के अंदर, इस जगह से फ़ैट निकाली जाती है। उस फ़ैट को निकालने के तरीके डिफरेंट हैं और उसको फिर प्रोसेस करने के भी तरीके डिफरेंट हैं। वो एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन जानता है, लेकिन आम लोगों के लिए ये है कि उनको जब हम लेते हैं और मॉडिफाई करते हैं तो 3 डिफरेंट तरह की फ़ैट निकलती है। एक को जो बड़े पार्टिकल होते हैं उसमें मैक्रो फैट कहते हैं, जो छोटे फैट पार्टिकल कहीं इंजेक्ट करने हैं तो उसे माइक्रो फैट कहते हैं, और कुछ स्टेम सेल अगर करने हैं तो वो भी फैट से निकाले जाते हैं जिसे नैनो फैट कहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें मैक्रो फैट से, जो बड़े पार्टिकल हैं। इनका इस्तेमाल उन जिस्म के उन हिस्से में किया जाता है जहाँ पर डिप्रेशन है, जैसे कि मैंने पहले बताया कहीं गड़ा पड़ा हुआ है, या वो हिस्सा जो बुढ़ापे की वजह से डिप्रेशन में आ गया, या कुछ ऐसे यंग पेशेंट जिनमें वैसे डिप्रेशन हो गया कुछ डिजीज़ की वजह से, जैसे रोम्बा डिजीज़ या मॉर्फिया की डिजीज़ होती है, तो चेहरे में उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसी तरह कुछ पेशेंट हैं जिनका पैदाइशी तौर पर गाल बैठे हुए हैं, उनमें भी मैक्रो फैट की जाती है।
इंसान के जिस्म में दूसरी जगह मैक्रो फैट ब्रेस्ट के अंदर की जाती है, जहाँ पे डिप्रेशन तो नहीं होता, लेकिन उसमें ब्रेस्ट अगर साइज़ बढ़ाना है तो फैट ग्राफ्टिंग एक तरीका है। इसी तरह बटे के अंदर भी कुछ फीमेल या मेल फैट ग्राफ्टिंग करते हैं जहाँ पे डिप्रेशन हो। फिर आ जाए माइक्रो फैट ग्राफ्टिंग पे। उन माइक्रो फैट ग्राफ्टिंग उन पेशेंट्स में की जाती है जिनमें फाइन रिंकल्स हैं और जो माइनर करेक्शन कराना चाहते हैं। माइक्रो फैट के ज़रिए यह होता है कि जिस्म का वो हिस्सा जहाँ पे लगाया जाता है तो वो एलिवेट हो जाता है, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है और उसमें ग्लो पैदा हो जाता है। जबकि नैनो फैट बहुत ही फाइन फैट है, उसके फैट सेल डैमेज हो चुके होते हैं या उसमें से स्टेम सेल निकाल लेते हैं। इन स्टेम सेल को इस्तेमाल किया जाता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में। अगर उन स्टेम सेल को सर में लगाएं तो नैनो फैट का रोल हेयर ग्रोथ में, हेयर फॉल में बड़ा अच्छा है। सिमिलरली फेस ग्लो के लिए नैनो फैट का बड़ा अच्छा है। लिक्विड राइनोप्लास्टी में नैनो फैट और माइक्रो फैट इकट्ठे यूज़ की जाती है। और नैनो फैट के इसके अलावा ज़ख़म बनने में इफ़ेक्ट है, जॉइंट के अंदर भी कुछ लोग स्टेम सेल लगवाते हैं। तो इनके डिफरेंट यूजेज हैं और डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। अब इसका प्रोसेस अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जो पेशेंट से कंसर्न होगा वो डिफरेंट होते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कितनी फ़ैट चाहिए। उसमें पेन का एलिमेंट कितना है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्रोसेस ये है कि पेन करने के लिए, काम ख़त्म करने के लिए सून करने का इंजेक्शन लगाया जाता है। पेट से लेनी है अगर फैट, या थाई से या कूल्हे से लेनी है। उसके बाद सून करने वाले इंजेक्शन उस प्लेन में इंजेक्ट किए जाते हैं। फिर फैट सक करके उसको प्रोसेस करके तो डिफरेंट तरह की कंपोजिशन में बनाई जाती है। तो पेन वेरी करता है, हर पेशेंट का सब्जेक्टिव होता है। हाँ, अगर ज़्यादा फ़ैट लेनी है तो फिर जनरल एनेस्थीसिया में लेनी पड़ेगी। इसी तरह जो फीमेल हैं जो ब्रेस्ट के अंदर फ़ैट लगवाना चाहती हैं तो वो पेन ज़्यादा सीवियर होता है तो वो जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। कुछ पेशेंट में जैसे चेहरे के ऊपर फैट इंजेक्ट करनी है तो वो लोकल एनेस्थीसिया या नर्व ब्लॉक में किया जाता है। तो इसका मतलब पेन वेरिएबल होता है। आपने जिस प्रोसीजर के लिए फ़ैट ग्राफ्टिंग कराई है उसके बाद का जो सीक्वेंस होता है वो थोड़ा सिमिलर होता है। उसमें फर्स्ट 2 to 3 डेज़ पेन होगा, रेडनेस होगी, ब्रूजिंग होगी, फिर सेटल होना शुरू हो जाता है। जो रिज़ल्ट आता है फ़ैट ग्राफ्टिंग का वो नॉर्मली आता है आफ्टर 3 months। जितनी हम फैट लगाते हैं वो नॉर्मली वो 30% एब्ज़ॉर्ब हो जाती है मैक्रो फैट या माइक्रो फैट में से। नैनो फैट सारी एब्ज़ॉर्ब हो जाती है लेकिन उसका इफ़ेक्ट रहता है। तो इस वजह से जो भी आपका प्लास्टिक सर्जन है वो जिस प्रोसीजर के लिए अप्लाई करेगा फ़ैट ग्राफ्टिंग तो वो थोड़ा ओवर करेक्शन करेगा ताकि जितनी 30% फैट एब्ज़ॉर्ब होनी है तो उसके बाद का रिज़ल्ट एज्यूम करके उसके मुताबिक इंजेक्ट करेगा। फैट ग्राफ्टिंग के बाद जैसे कि मैंने बताया कॉम्प्लिकेशन में ब्रूजिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, लम्प्स एंड बम्प्स, किसी जगह ऊपर उठा हुआ है किसी जगह नीचे उठा हुआ है। और सबसे ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन जो आज तक बहुत रेयरली नोटिस की गई है वो अगर फैट एम्बोलिज्म अगर वेसल के अंदर लग जाए। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जिस प्लास्टिक सर्जन से लगवा रहे हैं उस प्लास्टिक सर्जन वो ट्रेन होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि कहाँ लगानी है और कितनी लगानी है ताकि आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। फैट ग्राफ्टिंग की कॉस्ट वेरी करती है, डिपेंड करता है किस तरह का प्रोसीजर होना चाहिए। तो फैट ग्राफ्टिंग की कॉस्ट 25,000 से 1 लाख तक करती है, डिपेंड करता है क्या फ़ैट ग्राफ्टिंग करनी है, किस टाइप की करनी है, किस एरिया में करनी है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था फैट ग्राफ्टिंग के बारे में। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है माइक्रो नीडलिंग के ऊपर। मैंने एक पहले इंट्रोडक्शन दी थी आपको पिछली वीडियोज़ में डर्माब्रेजन के बारे में। डर्माब्रेजन ऐसी टेक्निक है जिसमें स्किन को ब्रेक किया जाता है और डिफरेंट तरीके से और उसको कुछ अर्सा छोड़ दिया जाता है। इस टेक्निक का इफ़ेक्ट ये होता है कि
न्यू कोलेजन फॉर्मेशन, जो इंसान की जिल्द के अंदर फाइबर हैं वो नए बनते हैं। जब वो नए फाइबर बनते हैं तो वो न्यू फाइबर्स टाइट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड फाइबर्स, तो स्किन की टाइटनेस उससे इंक्रीज़ हो जाती है। तो डर्माएब्रेशन का भी कंसेप्ट ये था कि स्किन को ब्रेक किया जाए ताकि नई जो जिल्द आए वो टाइट हो और उससे यंग अपीयरेंस और फ्रेश लुक नज़र आए। डर्माएब्रेशन की एक टाइप है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग में मल्टीपल नीडल्स यूज़ की जाती हैं। इसमें एक मशीन होती है माइक्रो नीडलिंग की जिसमें कार्ट्रेज लगता है, जो 9 नीडल्स का भी हो सकता है, 11 नीडल्स का भी हो सकता है या इससे डिफरेंट भी हो सकता है। इन नीडल्स के ज़रिए आपको स्किन पंचर की जाती है या पेशेंट की स्किन पंचर की जाती है। आफ्टर पंचरिंग स्किन तो वो कुछ अर्सा वूंड हील होता है, नॉर्मली 3 डेज में वूंड हील हो जाता है। आफ्टर हीलिंग जो नई स्किन आएगी वो टाइट होगी, उसमें ग्लो होगा, उसमें यूथफुल अपीयरेंस होगी। इस स्किन का जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा पेनफुल नहीं है। कुछ लोग लोकल एनेस्थीसिया नमिंग क्रीम यूज़ करते हैं, सुन करने वाली क्रीम यूज़ करते हैं और कुछ डॉक्टर नर्व ब्लॉक यूज़ करते हैं। लेकिन माइक्रो नीडलिंग एक दफ़ा इफ़ेक्टिव नहीं होती, वो आपको बार बार कराना पड़ती है क्योंकि इसका जो डाउन टाइम है वो 1 to 2 मंथ है। 1 से 2 महीने के अंदर इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो वो आपको रिपीटेटिव करानी पड़ती है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हैं, जैसे कि इसमें हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, मीन स्किन का रंग काला हो सकता है, या हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग हो सकती है। तो मेरी रिकमेंडेशन अगेन आपको डर्माएब्रेशन या माइक्रो नीडलिंग के बारे में ये है कि एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन या किसी ट्रेन डॉक्टर से कराएं, किसी कोएक से ना कराएं, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। और अगर कोई हो भी जाती है तो वो एक प्रॉपर ट्रेन सर्जन उसे हैंडल कर सकता है। तो ये एक माइनर प्रोसीजर है, डे केयर में हो सकता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है।